हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त हिना वर्मा और आप सभी का स्वागत है हिना वर्मा क्लासेस में। चलिए आज हम पढ़ेंगे एक पोम जिसका नाम है द स्कूल बॉय। ठीक है, तो इससे तो हम सब बहुत ही अच्छे से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम आप सभी स्कूल जाते होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे या कुछ बच्चे नहीं, एब्सोल्युटली अगर मैं बोलूं आपको तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी ना किसी दिन ये चीज सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जिस बच्चे की बात करने वाले हैं उसको जो है ना, वो स्कूल जाना बहुत बोरिंग लगता है और उसको वो पसंद नहीं है। उसको ऐसा लगता है जैसे ना उसे किसी पिंजरे में कैद कर दिया गया है, जैसे कि किसी भी बर्ड को कैद कर दिया जाता है पिंजरे में। तो यहाँ पर इस पोम में हम देखेंगे कि जो चाइल्ड है, जो स्कूल बॉय है, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक ऐसे बर्ड से जो पिंजरे में बंद है। ठीक है, यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो यार। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और सभी अपने साथियों के साथ शेयर कर दो और यार चैनल की ग्रोथ करवाओ, तभी तो मैं आगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस लाकर दे पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, सॉरी अपनी पोम। अच्छा, यहाँ पर इस जो मेरे ये जो चैनल है हिना वर्मा क्लासेस, इधर आपको सारी एनसीईआरटी कवर होंगी। ठीक है, सारी एनसीईआरटी कवर अप कराई जाएंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हनी ड्यू का ये एक पोम है जिसका नाम है द स्कूल बॉय। स्कूल बॉय, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। द स्कूल बॉय इन द पोम इज नॉट अ हैप्पी चाइल्ड. What makes him unhappy? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक स्कूल बॉय है और वो जो है ना वो बहुत ही अनहैप्पी है, मतलब वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इस पोम में देखेंगे कि वो खुश क्यों नहीं है। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ये जो स्कूल बॉय है ये अपने आप को एक बर्ड से कंपेयर कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये एक ऐसे पौधे से कंपेयर कर रहा है जो विदर्ड हो चुका है, मतलब जो मर चुका है, जिसके अंदर जान नहीं है, जो मुरझा चुका है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टैंजा। I love to rise in a summer morn, when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! यहाँ पर जो चाइल्ड है, जो स्कूल बॉय है, वो बोलता है कि मुझे ना सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है, स्पेशली जब वो समर की मॉर्निंग होगी। ठीक है, मतलब जो गर्मियों की मॉर्निंग होगी ना, उसमें उसे उठना बहुत पसंद है। तो इसने क्या बोला, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग, मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है ऐसी मॉर्निंग में जो समर की हो। When the birds sing on every tree, क्योंकि उसको ये सब क्यों पसंद है, सुबह सुबह जल्दी उठना किसको पसंद होता है, ऑलमोस्ट किसी को नहीं होता। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं जो नेचर के लवर होते हैं, उन्हें नेचर से बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है नेचर का अटेंशन उन्हें चाहिए होता है, या वो नेचर को अटेंशन देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कूल बॉय है वो कहता है कि मुझे सुबह उठना बहुत पसंद है क्योंकि मुझे पसंद है कि उस टाइम जो बर्ड्स है वो सिंगिंग कर रही होती है, मतलब वो चहचहा रही होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी चहचहाहट को सुनने में। ठीक है, तो उनकी सिंगिंग को सुनने में। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, वो कहता है दूर कहीं एक हंटमैन होगा। हंटमैन कौन होता है, जो हंटिंग करने आता है, मतलब शिकार करने आता है। तो वो क्या करते हैं, जब भी हंटमैन आते थे पहले के जमाने में, तो वो अपने साथ एक हॉर्न लेकर आते थे और उस हॉर्न को वो बजाते थे। कैसे बजाते थे, जैसे आपने वो पीपनी सी देखी होगी तो उसमें फूंक मारते हैं करके, तो वो बजती है पी करके, है ना। तो इसी तरह उस टाइम पे हंटमैन कोई आता होगा जो काफी दूर होगा, तो उसकी पीपनियों की भी जो आवाज है, मतलब उसकी जो हॉर्न की आवाज है, वो भी उसे सुनाई देती है, मतलब भोपू। ठीक है, तो भोपू की आवाज भी उसे सुनाई देती है और उसे वो आवाज भी अच्छी लग रही है उस टाइम पे। एंड द स्काईलार्क सिंग्स विद मी, और साथ ही साथ ये बोलता है कि मुझे ना, मैं जब सुबह उठता हूँ और मुझे बहुत अच्छी चहचहाहट बर्ड्स की जो है सिंगिंग की आवाज आती है, साथ ही साथ दूर खड़े किसी हंटमैन की जो भोंपू है, जो हॉर्न है, उसकी आवाज आती है, तो वहां पर ही उसी टाइम जो एक स्काई लार्क होती है वो भी गा रही होती है, तो मैं भी उसके साथ गाने लग जाता हूँ।
ठीक है। तो मैं जो हूँ वो स्काईलार्क के साथ गाने लग जाता हूँ, मतलब सिंग करने लग जाता हूँ। स्काईलार्क कैसी होती है? ये है स्काईलार्क, ठीक है। स्काईलार्क एक बर्ड है जो क्या करती है, सिंगिंग करती है। उसी के साथ जो स्कूल बॉय है वो भी सिंग करना स्टार्ट कर देता है, और ये सब चीजें जो स्कूल बॉय को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, वो बोलता है अरे वाह, ये क्या कंपनी है कि सुबह उठो, हर पेड़ पर जो है चिड़िया जो है वो चहचहा रही हो, दूर किसी हंटमैन के भूपू की हॉर्न की आवाज आ रही हो, साथ ही साथ स्काईलार्क जो है वो गा रही हो, उसके साथ मैं गा रहा हूँ, और हर पेड़ पे सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स की जो है वो सिंगिंग हो रही हो। तो मतलब पूरा जो उसका एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा, खुशहाली भरा, नेचर से भरा हुआ होता था। तो उसे वो जो कंपनी है, जो अपनी सराउंडिंग है, जो अपना एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। किसको? स्कूल बॉय को। सेकंड स्टैंजा, but to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. तो यहाँ पर जो है स्कूल बॉय वो बोलता है बट टू गो टू द स्कूल इन अ समर मॉर्न, मतलब कि जब वो सोचता है कि अब मैं सुबह सुबह तो उठ गया हूँ गर्मियों में, लेकिन अब यार मुझे ना स्कूल जाना है, ठीक है। तो उसको क्या लग रहा है, जब ये सोचता है ना कि अब मुझे मतलब गर्मियों की मॉर्निंग में स्कूल जाना है, तो इसकी जो सारी जॉय है, मतलब जो भी सारी खुशियां होती है ना, जो ये सोचता है अब मैं नेचर को एंजॉय करूंगा, अब मैं आराम से बैठूंगा और पूरा देखूंगा पेड़ कैसे हैं, पौधे कैसे हैं, कौन सी बर्ड आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, ये सब अब मैं नहीं देख पाऊंगा, और मेरे जो सारी खुशियां है ना ये सब देखने वाली, वो सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि मुझे याद आ जाता है अरे यार मुझे तो स्कूल जाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, द लिटिल वन स्पेंड द डे। अब कहता है कि वहां पर ना जब मैं स्कूल जाता हूँ तो वहां पे ना बहुत ही ज्यादा क्रूअल आई होती है। क्रूअल मतलब जो होता है मतलब ऐसे गुस्से वाली, है ना, तो वैसे वाली आई होती है आउटवर्न। आउटवर्न मतलब ओल्ड स्टाइल की, मतलब ट्रेडिशनल स्टाइल की। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं अपनी टीचर की, ठीक है। तो स्कूल बॉय जो है वो सोच रहा है अपनी टीचर को, और वो सोच रहा है कि जो मेरी टीचर होगी ना, वो तो बस जैसे वो पहले के जमाने में या पहले जो टीचर्स करती थी कि बस डांटो और घूर घूर के बच्चों को पढ़ाओ कि ये तुमने ये नहीं करा तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुला दूंगी, तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे, जाओ पनिशमेंट ले लो, ये वो, है ना। तो ये सब सोच सोच के ना उसको डर लगता है, और उसको बिल्कुल भी उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती है कि यार स्कूल जाना है। अब ये बोलता है द लिटिल वंस स्पेंड द डे, साथ ही बोलते हैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये बाकी जितने भी वहां पर जो स्कूल में बच्चे हैं उनको भी क्या है, अपना दिन ऐसे ही गुजारना पड़ता है जब वो किसी क्रूअल आई, मतलब किसी घुर्राने वाली नजरों के सामने बैठे हों। ठीक है, तो अब जब कोई आपको घूर रहा होगा, गुस्से में होगा, तो आप क्या करोगे, शांति से बैठ जाओगे, क्योंकि आप स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आप बदतमीजी तो कर नहीं सकते, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, चुपचाप मुंह लटका के बैठ जाओ, है ना। तो इसी तरह ये बोल रहा है कि इसी तरह जो बाकी बच्चे भी है वो अपना जो टाइम स्पेंड करते थे वो इसी तरह करते थे, जब उनको टीचर जो होती है वो घूर रही होती थी, जैसे पुराने जमाने में घूर रही होती थी। आउटवर्न का मतलब होता है ओल्ड या फिर ट्रेडिशनल वे। इन साइंग एंड डिसमे, और इस टाइम पे ना ये लोग जो है ना वो साय करते हैं और डिसमे हो जाते हैं। साइंग का मतलब होता है जैसे हम सांस लेते हैं ना, इसको बोलते हैं साय, ठीक है। तो इन साइंग, ठीक है। तो ये जो है जब ये कुछ नहीं कर सकते ना, अब जैसे कोई मेरे पे चिल्ला रहा है लेकिन वो मेरे से बड़े हैं, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं आगे से उन्हें जवाब नहीं दूंगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने गुस्से को पीने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं साय करूंगी, लंबी सांस लूंगी, इस साइन, ठीक है। तो इन साइन एंड डिसमे, और वो क्या करता है, लंबी सांस लेता है और साथ ही साथ वो उदास हो जाता है, मतलब अपसेट हो जाता है। और अपसेट होने को ही, मतलब उदास होने को या सैड होने को ही डिसमे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिसमे बोला जाता है। तो ये क्या करता है, इस पैराग्राफ को दोबारा से स्टैंजा को रीड करते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि जब मेरे को सुबह स्कूल जाना होता है तो क्या होता है, मेरा सारा ये सोच के कि मेरे को अब स्कूल जाना है, तो अब मेरी जो सारी एक्साइटमेंट है, जो जॉय है, जो मेरा प्लेजर है, ठीक है, जो मुझे मजा आना था, वो सारा कुछ अब खत्म हो गया। वहां पर स्कूल में एक टीचर होता है या होती है जो घूर रहे होते हैं, जैसे पुराने जमाने के टीचर्स जो है वो घूर रहे होते थे। तो उन्हें देखकर जो बच्चे हैं वो अपना दिन जो है पूरा स्पेंड तो कर देते हैं, लेकिन जो है अपना गुस्सा पी लेते हैं या अपने आप को शांत करने के लिए वो एक लंबी गहरी सांस लेते हैं,
साय करते हैं और साथ ही साथ वो क्या हो जाते हैं, डिसमे हो जाते हैं, मतलब अपसेट हो जाते हैं, ठीक है, सैड हो जाते हैं। Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bar, worn through with the dreary shower. अब ये यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है, पढ़ते हैं। कहता है देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट। अब क्या होता है, जब वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, टीचर उसके सामने गुस्से में है, घूर रही है, तो वो क्या करता है, पहले तो साय कर लेता है, लंबी गहरी सांस लेता है, अपसेट हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, आपके साथ पास भी नहीं बचता होगा, तो आप भी क्या करते हो, जब टीचर की डांट पड़ जाती है तो क्या करते हो, सांस लेते हो, अपने आप को शांत करते हो और ऐसे मुंह लटका करके बैठ जाते हो, क्योंकि आप और कुछ तो कर नहीं सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है, एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सेट। ड्रूपिंग सेट मतलब मुंह लटका कर बैठ जाता हूँ, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं सकता। तो ये क्या करता है, मुंह लटका कर बैठ जाता है, मुंह नीचे करके बैठ जाता है, इज ड्रूपिंग सेट। एंड स्पेंड मेनी एंड एंजियस आवर्स, और उसके बाद वो जो है अपने बहुत सारे जो घंटे हैं वो स्पेंड कर देता है। कैसे घंटे, एंजियस घंटे, मतलब जहां पर वो जो है वो परेशान है। क्यों परेशान है, क्योंकि उसको स्कूल आने का मन नहीं था, वहां से जो टीचर है वो भी क्या कर रही है, घूर रही होती है या डांट रही होती है, तो उसे जो है अब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, वो टेंशन में है और कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन क्योंकि क्यों नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि स्कूल तो उसे अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि घर पे जो है घर वाले वो भी जो है वो प्रेशर डाल रहे होंगे कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, ये वो। तो वो एंजियस होके, मतलब टेंशन में आकर वो क्या करता है, बस ऐसे ही मुंह लटकाकर बैठा रहता है और बहुत ज्यादा घंटे जो है अपने वो स्पेंड कर देता है। अब बहुत ज्यादा घंटे कैसे स्पेंड कर देता है, क्योंकि वो स्कूल में होगा, अब स्कूल में उसे कुछ पढ़ना तो है नहीं, कुछ समझ आ नहीं रहा है ना, तो क्या करेगा, बस मुंह लटका के बैठा रहेगा और चिंता में रहेगा, टेंशन में रहेगा। तो इसकी वजह से उसके घंटे पे घंटे निकल जाते हैं स्कूल टाइम के अंदर। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। कहता है जब मैं बुक पढ़ता हूँ ना, तो भी जो है मेरे को मजा नहीं आ रहा होता, मुझे डिलाइट फील नहीं होता, मुझे अच्छा फील नहीं होता, ठीक है। तो बुक जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं फील हो रहा, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो जो है बुक पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं होता फिर, है ना। क्यों, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा, तो हम बुक को समझेंगे क्या, और अगर हम समझ ही नहीं रहे, अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, तो पढ़ने का फायदा ही क्या। तो वो बोलता है कि उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा परेशान हो जाता हूँ कि मेरा ना बुक पढ़ने में भी मन नहीं लगता, और मेरा जो डिलाइट है वो खत्म हो जाता है, मतलब मेरी जो खुशी है या मेरे को मजा आना होता है बुक पढ़ने में, या जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मुझे बुक पढ़ने में, वो उस टाइम पे नहीं होती। नॉट सिट इन लर्निंग्स बार, और कहता है ना ही मुझे मजा आता है बैठना लर्निंग्स बार में। लर्निंग्स बार मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आप लर्निंग कर रहे हो। यहाँ पर ये स्कूल बॉय है, तो ये स्कूल के अंदर ही लर्न कर रहा है, अपनी क्लास के अंदर लर्न कर रहा है। तो ये जो क्लास है या जो स्कूल है, इसी को ये बोल रहा है लर्निंग बार, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पर वो लर्न कर रहा है वो इस लर्निंग बार। तो ये बोल रहा है कि स्कूल के अंदर बैठना भी ना खाली, वो भी मेरे को बिल्कुल मजा नहीं देता, मैं तो बिल्कुल बोर हो जाता हूँ, मुझे बिल्कुल मन नहीं है। वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शार्स, वो कहता है मैं ना बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। वॉन थ्रू मतलब टायर्ड हो जाना, बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। किससे थक जाता है भाई, विद ड्रेरी शावर, एक ऐसे शावर से जो ड्रेरी हो। शावर मतलब कुछ बरसात होने वाली हो। ड्रेरी क्या होता है, ड्रेरी होता है बोरिंग, है ना। तो कोई बोरिंग शावर हो रही हो, बोरिंग शावर तो कोई होती नहीं है। बोरिंग शावर का मतलब यहाँ पे ये है कि बोरिंग लेक्चर्स, क्योंकि आपको कोई समझा रहा है, आपको कोई ज्ञान दे रहा है, ठीक है, पढ़ाई का। तो क्या हो रहा है, वो आपको कुछ समझा रहा है, आपके आपके जो ज्ञान है उस मतलब अपना ज्ञान जो है आपके ऊपर बरसा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, शावर करना। लेकिन जो यहाँ पे टीचर है, एक तो वो स्ट्रिक्ट है और साथ ही साथ उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उन्हें जो है मजा ही नहीं आ रहा और वो ना बिल्कुल बोर हो रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो मैं ना बिल्कुल थक जाता हूँ इन बोरिंग लेक्चर्स की वजह से, ठीक है। तो ये क्या है, वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शार्स, मैं जो हूँ मैं टायर्ड हो जाता हूँ उन बोरिंग लेक्चर्स से, ड्रेरी शार्स से, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज born फॉर जॉय sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but drooping his tender wing, and forgot his youthful spring? अब यहाँ पर ये बोलता है, कहता है हाउ कैन द बर्ड दैट इज born फॉर जॉय sit in a cage and sing? वो बोलता है, अब अपने आप को कंपेयर करने लग जाता है और वो बोलता है कि एक अगर बर्ड जो है, ठीक है, एक जो बर्ड है, अगर आप उसको किसी पिंजरे में कैद कर दोगे,
और जो वो बर्ड सिंगिंग करती है बाहर उड़ के आसमान में अपने पंखों को फैला के मजे से, कभी ट्री पे बैठती है, कभी आसमान में घूमती है, कभी कहीं खाना खाने जाती है ना, कहीं कभी किसी पेड़ पे बैठती है। तो उसको अगर आप किसी पिंजरे में बंद कर दोगे और सोचोगे कि अब वो गाए, क्यों, बर्ड्स जो है वो तभी गाएंगे जब वो खुश होंगे। तो अगर आपने उसको एक छोटे से प्लेस में बंद कर दिया है, तो आप जो है वो जो बर्ड है उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, और उसका जो है मतलब अपसेट भी होगी, है ना। और वो सोचेगी यार ये क्या हो गया मेरे साथ, और जब वो अपसेट है, सैड है, अकेली बर्ड है या अकेला बर्ड है, तो वो सोचेगा कि मैं अब सिंग क्या करूं। सिंग तो बर्ड सभी करते हैं जब वो जो है आसमान में खुले होते हैं, फ्रीडम होती है उनके पास, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे होते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि सोने के पिंजरे में भी अगर आप किसी को कैद कर दो, तो वो जो है वो खुश नहीं हो सकता, चाहे वो पिंजरा जो है वो सोने का हो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी किसी ने फ्रीडम ही छीन ली, तो आपको जो है वो लाइफ जीने का मजा ही नहीं आएगा। तो इसी तरह ये जो है बर्ड, इसको सिंग करने का मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये एक छोटी सी जगह के अंदर कैद है। बल्कि इसको होना क्या चाहिए था, इसको खुले आसमान के अंदर होना चाहिए था। ठीक है, तो अब जो है ये गाएगी नहीं, क्योंकि इसका जो है मन नहीं करेगा। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब ये अपने आप को कंपेयर कर रहा है और कह रहा है कि एक जो चाइल्ड है वो जब अनॉय जो है, फियर्स अनॉय मतलब वो गुस्से से डरता है। अनॉय मतलब हो जाता है जब आप किसी से अनॉय हो जाते हो, गुस्सा करते हो, ठीक है, किसी को इरिटेट, कोई आपसे इरिटेट हो जाए, ठीक है, तो वो होता है अनॉय करना, किसी को गुस्सा करना, किसी को इरिटेट कर देना, उससे उसको चाइल्ड को डर लगता है। अब ये किससे बात कर रहा है, कौन इसको ऐसे डराता है धमकाता है ना। तो ये डराना धमकाना नहीं है, ये जैसे ये बोल सकता है कि पेरेंट्स को बोल रहा है या टीचर्स को बोल रहा है कि भैया आपने तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो स्टडी का प्रेशर डाल दिया है, और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ की फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल जाना छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि आप स्कूल जाओ, आप पढ़ाई करो, लेकिन साथ ही साथ आप जो है आप गेम्स खेलो, आप बाहर जाओ, आप घूमो फिरो, दुनिया को देखो, है ना। तो यहाँ पर ये यही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसे डर लगता है कि कोई इसके ऊपर गुस्सा करेगा। कोई गुस्सा कौन कर सकता है, या तो टीचर करेगी या फिर पेरेंट्स करेंगे। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, और यह साथ ही साथ ये बोलता है कि जो बर्ड है, क्योंकि अब जो वो बर्ड थी वो केज में थी और वो सैड थी, परेशान थी, तो अब वो सिंग तो करेगी नहीं, खुश तो होगी नहीं, तो वो क्या करती है, अपने जो टेंडर विंग्स हैं, मतलब जो उसके सॉफ्ट से कोमल से विंग्स हैं, उनको वो ऐसे करके जो है वो ड्रूप कर देती है, मतलब नीचे गिरा देती है, ठीक है, मतलब ऐसे ही फोल्ड कर देती है, क्योंकि अब जो है वो उड़ तो सकती नहीं है केज में, तो क्या करेगी, वो शांति से अपने विंग्स को जो है वो ड्रूप कर देती है, मतलब नीचे कर देती है, ठीक है। एंड फॉगस एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और ये जो बर्ड है, यहाँ पे लड़का बर्ड की बात हो रही है, हिज, ठीक है, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, तो ये जो है इस टाइम पे समर सीजन या स्प्रिंग सीजन में इस बर्ड को उड़ना चाहिए था। अब वो अपना वो सारा कुछ भूल के, सारा स्प्रिंग व्रिंग भूल के सिर्फ और सिर्फ एक पिंजरे में कैद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बोलना चाहता है कि अगर आप बच्चों पे ज्यादा प्रेशर डालोगे और उनको जो है थोड़ा बहुत फन नहीं करने दोगे, इंजॉय नहीं करने दोगे, तो काफी ज्यादा सैड हो जाएंगे, ठीक है, और सैड होके फिर वो जो है अपने अंदर ही रहने लग जाएंगे और किसी से कोई बात कहेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर जब वो आपसे ये बातें कहेंगे तो आप उन्हें डांटोगे या फिर मतलब उसकी वजह से वो इरिटेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. यहाँ पर जो पोएट है वो बोलना चाहता है कि मम्मी और पापा, है ना, पापा मम्मी, ठीक है, ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, जो बर्ड्स हैं उनको उखाड़ लिया जाए, मतलब उन्हें तोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा। निप्ड का मतलब होता है ना उखाड़ना, तोड़ देना। तो बर्ड्स को, बर्ड्स क्या होता है, बर्ड्स होता है, जैसे अगर आपने साइंस का चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है तो वहां पे हमने डिस्कस करा था हाइड्रा को। हाइड्रा में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है बडिंग। वो हाइड्रा क्या करता है, एक छोटा सा बर्ड निकालता है, और वो बर्ड जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, और एक दिन वो एक अलग जो अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, क्योंकि वो एक अलग इंडिविजुअल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऐसे ही जो प्लांट्स है, प्लांट्स में भी बडिंग होती है। प्लांट्स के जो बर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, जो प्लांट
जब नया नया फूल खिलने वाला होता है उससे पहले वो इस तरह से बना हुआ होता है, और जब वो पूरा जो है प्रिपेयर हो जाता है, उसको पानी खाद वगैरह सब कुछ मिलती है, तो एक दिन वो फूल की तरह ब्लॉसम कर जाता है, खिल जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर आप बड की सिचुएशन में बडिंग वाले टाइम पर ही उस बड को तोड़ दोगे तो क्या होगा? क्या कोई फूल खिलेगा? नहीं खिलेगा ना। या फिर अगर अगर आप हाइड्रा की बात करते हो, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रा की बात नहीं हो रही, बट मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर आप हाइड्रा का बड ही तोड़ दोगे तो क्या वो किसी दिन एक नया इंडिविजुअल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। ऐसे ही अगर फूल जो है उसका बड तोड़ दिया तो वो कभी खिल पाएगा? वो नहीं खिल पाएगा। यहाँ पर जो पोएट है वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है एक ऐसे प्लांट से जो ना कि पैदा हुआ है बल्कि मुरझा भी गया है, क्योंकि उसे लोगों ने तोड़ दिया है। इसी तरह ये बोल रहा है कि अगर आप जो बच्चा है, चाइल्ड है, और चाइल्ड जो होता है वो सबसे छोटी स्टेज है, उसके बाद जो वो है वो बड़ा बनेगा, है ना, एडोलसेंट बनेगा, फिर एडल्ट बनेगा, फिर ओल्ड होगा, ये सब चीजें। तो अगर वो अपने छोटे वाली स्टेज में ही अगर वो खुश नहीं है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो बड़े होके भी खुश नहीं रह पाएगा और अपने गोल्स को भी अचीव नहीं कर पाएगा और लाइफ में स्टेबल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अंदर से टूटा पड़ा है, वो खुश ही नहीं है, वो बस जी रहा है। तो वो बोलना चाह रहा है कि बच्चों को जो है अपने मन की करने दो, थोड़ी बहुत उन्हें भी इंजॉयमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड, बर्ड्स को ही तोड़ दिया जाए, एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जितने भी खिले हुए फूल हैं उन्हें भी जो है वो मतलब उखाड़ दिया जाए, ठीक है, उनको भी हटा दिया जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो टेंडर जो नए नए प्लांट्स जो अभी अभी हुए हैं पैदा, ठीक है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट नए नए से प्लांट पैदा हुए हैं, पौधे पैदा हुए हैं, अगर उन्हें भी हटा दिया जाए ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, मतलब एक ऐसे दिनों में जो उनकी स्प्रिंगिंग डे है ना, स्प्रिंग सीजन आता है जिस टाइम पे सारी ग्रीनरी हो जाती है, सारे पेड़ पौधे बहुत ही खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ग्रीन हो जाते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा रेनफॉल मिलता है, पानी मिलता है, उनकी सॉइल जो है वो ज्यादा नरिश्ड हो जाती है, तो जो प्लांट्स है वो खिल के सामने आते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ऑफ देयर जॉय इन स्प्रिंगिंग डे बाय सॉरो एंड केयर्स जिसमें, तो ये बोल रहा है कि उस टाइम पे अगर आप सारे पेड़ पौधों को हटा दोगे, बर्ड्स को तोड़ दोगे, खिले हुए फ्लावर्स को उखाड़ दोगे, तो क्या होगा? क्या वो स्प्रिंग आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। और साथ ही साथ उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सौरो होगा, सौरो मतलब उदासी होगी, सैडनेस होगी, एंड केयर्स जिसमें, और साथ ही साथ मतलब ये यही बोलना चाह रहा है कि आपको बहुत ही ज्यादा जो है वो सौरो फील होगा, सैड फील होगा, जिसमें मतलब आपको अपसेट भी फील होगा, ठीक है, आपको गिल्टी भी फील होगा। तो यहाँ पर ये यही बोल रहा है कि अगर स्प्रिंग टाइम पे पेड़ पौधों को ऐसे करके कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मुरझा दिया जाए, ये सब कर दिया जाए, तो स्प्रिंग जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर चाइल्डहुड में ही बच्चे के साथ बच्चे को इतना प्रेशर दे दिया जाए और बच्चे को इंजॉय ना करने दिया जाए, तो उसका जो आने वाला टाइम है, जो यंग टाइम होगा उसका, वो जो है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, वो भी बिल्कुल मुरझाया हुआ होगा, क्योंकि वो अंदर से अनहैप्पी होगा। हाउ शेल दी समर अराइज एंड जॉय और दी समर फ्रूट्स अपीयर। अब ये बोलता है कि जब ऐसा कुछ आप कर दोगे प्लांट्स के साथ, तो जो समर है वो कैसे आपको अच्छा लगेगा, जो गर्मियां आएंगी या स्प्रिंग सीजन आएगा वो आपको कैसे अच्छा लगेगा। और क्या अगर आप ये सब ब्लॉसम्स हटा दोगे, फूल हटा दोगे, या बाकी चीजें जो बडिंग हो रही है, बर्ड्स हैं, उनको हटा दोगे, तो किसी दिन जो है फूल भी नहीं खिलेगा, और फूल नहीं खिलेगा तो फ्रूट भी नहीं आएगा। तो अगर आपने ये सब करा तो क्या होगा? और दी समर फ्रूट्स अपीयर, तो क्या बोलता है कि आपको वो समर के फ्रूट्स मिलेंगे खाने के लिए जो आपको इतने अच्छे लगते हैं। अच्छा, समर का फ्रूट आपका कौन सा अच्छा लगता है? मुझे वाटरमेलन अच्छा लगता है, आप बताए ना आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपने ये सब कुछ कर दिया तो जो वो उनका टाइम होगा ना फ्रूट देने का, रिजल्ट देने का, है ना, बड़े होने का, वो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जो आप चाहते हो लाइफ में बनना, अचीव करना, ठीक है, वो जो आप सब चाहते हो ना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने बच्चे को स्टार्टिंग में ही जो है वो बिल्कुल तोड़ के रख दिया है, टूट गया है बच्चा अंदर से, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेंशन मिली है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर थी ये बात। इसी को जो है वो पोएट ने कंक्लूड ऐसे करा है कि जो प्लांट्स हैं वो समर सीजन पे बिल्कुल ही मुरझा जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी सारे पेड़ पत्तियां तोड़ दी हैं, और इसी वजह से आपको जो समर के फ्रूट्स हैं वो भी खाने को नहीं मिलेंगे जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये जो पोम है ये लिखी थी विलियम ब्लेक ने।
अब मैं आपको यहाँ पे पोएट के बारे में 1-2 लाइन्स बता देती हूँ। ये जो पोएट है, ये है विलियम ब्लेक। ये जो है ये पेंटर भी रह चुके हैं और एक बहुत ही अच्छे पोएट भी हैं। जब ये इस दुनिया में थे, उस टाइम पे इनको किसी ने रिकॉग्नाइज़ इतना नहीं किया था। लेकिन आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फेमस हो चुके हैं, फेमस रिकॉग्नाइज्ड पोएट हैं और इनके पोएम्स को ऐसा माना जाता है कि ये जो है ये लोगों की सोच पर जो है थोड़ा प्रभाव डालते हैं। मतलब ये लोगों को कन्विंस कर पाते हैं अपने पोएम से, ठीक है? तो यहाँ पर था ये पोएम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्या करो, बेल आइकन को दबा दो ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। साथ ही साथ क्या करना है, आपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है? और एक चीज और एंड में आप सभी को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। ओके, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मैं होप कर रही हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। और मेन अनाउंसमेंट ये है कि अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर पे वीडियो बनाऊं या आपको कोई भी चैप्टर समझाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस चैप्टर को ज़रूर समझाऊंगी, ठीक है? तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और नहीं हो तो जल्दी से कमेंट में बता दो कि वीडियो कैसी लगी। चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।